हेलो एवरीवन। सभी का क्रैक टेक पे स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा कि इस सीरीज की वीडियोस लेट लग गई आने में। इसका रीज़न ये है कि अभी मैं ईवीएस पे काम कर रहा था और उसके जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पार्ट है और जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसे ही सेट करने में मैं बिज़ी था, तो इसी कारण वो नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त भी मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ती है, मेरा भी एग्ज़ाम है जनवरी में, तो इसलिए लेट हो गई। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि निरंतर वीडियोज़ आएँ और आप नियमित प्रैक्टिस कर सकें, जिससे आपको एग्ज़ाम हॉल में जो एग्ज़ाम फ़ियर है उससे आपको दूरी हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। मेरा प्रयास यही है कि इस सीरीज के माध्यम से आपको उतना प्रश्नों को मैं हल करवा दूँ जो आपके एग्ज़ाम हॉल में कहीं ना कहीं प्रश्न इस सीरीज से कनेक्ट हों। डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे नहीं ये नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम हॉल में इन प्रश्नों से ही कनेक्ट आ पाएंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि इस सीरीज के माध्यम से ज़्यादा आप प्रश्नों को हल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ कर सकें। अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रैक्टिस सीरीज में रिजल्ट्स भी दिए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप सभी का रहा। जो भी रेगुलर सीरीज कर रहे हैं उन्हें एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, प्रश्न किस तरीके से बनते हैं और मुझसे कहाँ कहाँ पे गलतियाँ होती हैं। तो आपको इस सीरीज से कई फ़ायदे, एक तो आपको एनालिसिस करने का खुद को मौका मिलता है और दूसरा ये कि आपके टेस्ट से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हल कर रहे हो और प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हो। अभी हम लोगों ने 16 सीरीज कंप्लीट किया है। 16 सीरीज में लगभग 250 प्रश्न से 300 प्रश्नों का आपने हल कर लिया और ये कहीं ना कहीं आपके नियमितता को दर्शाता है कि आप कितने एक्टिव हो इस एग्ज़ाम के लिए। देखो, जब समय कम रहता है तो बहुत से लोग क्वेश्चंस हल करने जाते हैं। उस समय क्या होता है कि हम एक दिन में 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, बट क्या वो 100 कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं? तो बेसिकली इसका मकसद यही है कि आप 10 ही क्वेश्चन बनाओ, 20 ही क्वेश्चन बनाओ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट डेली बेसिस पे क्लियर होता चला जाए। आपके जहाँ पे जो कमजोरियाँ हैं, जहाँ पे आप फंस रहे हो एग्ज़ाम के लिए, उन चीज़ों को आप आसानी से हल कर सको। मेरा कोई बड़ा रीज़न है नहीं कि मैं इस सीरीज़ से बहुत सी चीज़ें करूँगा। मेरा बस एक ही मकसद है कि आपकी जो ज़रूरत है, जो आप कहीं से पूरा नहीं कर पाते हो, बहुत से रीज़न हैं। जैसे एक तो दूर कोचिंग होने के कारण बहुत से गाँव के लोग नहीं कर पाते हैं क्लासेज को, और वो अनियमितता के कारण या कॉन्सेप्ट के अभाव के कारण, मटेरियल्स का अभाव के कारण वो कहीं न कहीं इस परीक्षा में पिछड़ जाते हैं। तो मैं यही मेरा कोशिश है, या मैं यही मोटिव से इस सीरीज को चला रहा हूँ या इस चैनल को बनाया हूँ कि उन लोगों तक मेरी पहुँच पहुँचे जहाँ पे जिनको मटेरियल्स का अभाव, गाइडेंस का अभाव या किसी भी चीज़ की ज़रूरत से वो एग्ज़ाम में पीछे हो जाते हैं। तो उन सबको दूर करने के लिए मैंने इस सीरीज को लॉन्च किया है, या ईवीएस के मैं जो वीडियोज़ ला रहा हूँ, उसके अलावा सीडीपी के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल उसमें सिलेबस में मेंशन है, तो उन चीज़ों को कराना। इवन मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है तो उसे भी मैं करवा रहा हूँ कि जो रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैं उन्हीं को उस प्रैक्टिस सीरीज में डाल रहा हूँ जो हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो अगर आपने 10 से 12 पोर्शन को अगर मैथ के आपने सॉल्व कर लिए, तो आप इतना आपके पक्के हैं कि 6 से 7 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं जाएंगे। बस वहाँ पे नंबर बदले रहेंगे, नाम बदले रहेंगे, लेकिन प्रश्न का जो आधार है वो सेम रहेगा। तो चलिए, आज का हम लोग प्रैक्टिस सीरीज का 17वां जो आज ये वीडियोज़ हैं इसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक रूप में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल अवस्था में, यानी बाल अवस्था से वो आगे बढ़ रहा है, तो उसमें बच्चा जो फिजिकल जो थिंग्स है उसको किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन को समझने में उसको लगता है, यानी कौन सी चीज़ें हैं जिसको लगता है कि फिजिकल चीज़ें ज़्यादा आसान है परिवर्तन को समझने में। तो पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा है द्रव्यमान और संख्या, तीसरा है संख्या, और चौथा है द्रव्यमान और संख्या क्षेत्र।
तो आपको पता है कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, ये जो 3 भौतिक वस्तुएं हैं, बच्चों इनको परिवर्तन करने में ज़्यादा सरल और सहज समझते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 16वां प्रश्न है, विकास का अर्थ है, यानी विकास का अर्थ क्या है, डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, मीनिंग्स क्या है। परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी जो चेंजेज आते हैं उसके उत्तरोत्तर, यानी आने वाले, उत्तरोत्तर का मतलब होता है कि जो अभी आया नहीं, आने वाला, उसकी श्रृंखला को, यानी क्रमबद्धता, रेगुलरिटी को, ठीक है। दूसरा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी जो मोटिवेशंस है, मोटिवेशंस के जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके उत्तरोत्तर श्रृंखला क्या होंगे, यानी जो पोस्ट रेगुलरिटी है उसका क्या होगा। तीसरा है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी अभिप्रेरणा एक तो मोटिवेशंस और दूसरा अनुभव, जो आपने अनुभव आधार किया उसके आधार पर परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को समझना। चौथा है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, यानी आपके एक मैच्योरिटी जो है, एक अनुभव जो है, उसके आधार पे जो परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो विकास का अर्थ बेसिकली होता है कि आपको अंदर से प्रेरणा मिलनी चाहिए, मोटिवेशन होगा तभी आप डेवलप कर सकते हो, तभी आप कोई चीज़ नया कर सकते हो। जब तक आप अंदर से नहीं जागते हो तब तक कोई भी क्रिया करने में आप सहज महसूस नहीं कर पाते हो। तो विकास के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस। तो ये जब तक आपको सेल्फ पे आपको नहीं कंट्रोल है, जब तक सेल्फ पे आपको बिलीफ नहीं है, तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो। तो विकास का मेन जो अभिप्राय है वो है मोटिवेशंस एंड अनुभव। तो ये दो चीज़ें जो है वो इंसान को विकास के अर्थ पे अग्रसर करता है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, 16 नंबर का। 17 है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है विकास की प्रत्येक अवस्था को अपने खतरे बिल्कुल है। अगर वो पूर्व बाल अवस्था में तो उसके अपने नुकसान हैं, उसके कुछ अपने जैसे बेसिक नुकसान क्या, बेसिक अर्थ है कि वो चोट खाना, ये नहीं। यानी अगर पूर्व बाल अवस्था में है तो उसे, या शैशवावस्था में, तो अगर उसे शुरुआती चरण में उसे जो चाहिए, जो ज़रूरत है, जैसे माँ का प्यार, बाप का प्यार, जो उसको एक धीरे धीरे विकास के जो कारक है उसमें उसके क्या क्या चीज़ें मिल रही है, तो अगर उसे वो नहीं मिलेगा, आप बाल अवस्था, मध्य अवस्था में जाते हो, तो वहाँ पे जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें, उसे कैसे अच्छे एजुकेशन देने, कैसे उसको इन्वायरमेंट देना है, तो अगर आप उसे परिचित नहीं करवाते तो उसका बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। तो पहला तो सही है। दूसरा है विकास को उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, यानी विकास जो है वो उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। अभी हमने पढ़ा कि विकास जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उसे बढ़ावा देते हो तो वो हो सकता है कि जो डेवलपमेंट हो उसमें असर दिखे। कभी कभी होता है कि सेल्फ मोटिवेशन तो काम आते ही हैं, लेकिन कभी कभी दूसरों के जो ताने होते हैं वो भी इंसान को जागरूक करते हैं। आप कई फिल्मों में भी देखे होंगे कि वहाँ पे वो चीज़ें दिखाई जाती हैं कि बहुत सी जगहों पे ताने हों, या किसी की बात चुप जाना, या रियल लाइफ में भी, फिल्म में तो दिखाते हैं कि वो समाज को प्रेरित करे, लेकिन रियल लाइफ में भी अपने आस पड़ोस के लोगों को देखोगे, या अपने अंदर में ही बहुत से जो आप वीडियोस देख रहे हो उसके अंदर में भी कईयों को भावना होंगे कि जो चीज़ें हैं कभी कभी हम उकसाने पे, या कोई ताना दे देता है, कोई कोई बात बोल देती है, तो उससे भी विकास हमारा प्रभावित होता है। तो इसमें कह रहा है कि विकास देने से नहीं होता है, तो ये गलत है, होता है। तो 17 का उत्तर हो जाएगा बी। सी इसका ऑप्शन है कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है। विकास जो है कल्चरल, कहीं ना कहीं कल्चरल डेवलपमेंट से प्रभावित होता है। आप किस संस्कृति में रह रहे हैं, अगर आपके संस्कृति में डाइवर्सिटी नहीं है, आपके संस्कृति में डाइवर्स क्लासिफिकेशंस नहीं है, आपके संस्कृति में अगर विभिन्न प्रकार के धर्म नहीं है, विभिन्न प्रकार के लोग नहीं है, तो आपके कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट पे असर करता है। तो ज़रूरी है कि एक सौहार्दपूर्ण जो संस्कृति है वो हमारे समाज को एक बेहतर स्थिति प्रदान करता है। और दूसरी चीज़, वहाँ के जो बच्चे हैं या जो उनकी जो आने वाली अवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अत्यधिक प्रभाव डालती है। तो सी सही है।
डी ऑप्शन है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं। बिल्कुल ए और डी दोनों सेम ही ऑप्शन है, बस दोनों के अलग अलग चीज़ें लिख दी गई हैं। 18 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी बाल अवस्था के बाद वाले काल के लिए कौन से उपयुक्त नहीं है? पहला है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। उत्तर बाल अवस्था के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आवश्यक खेले हैं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, खो खो खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, जो भी अन्य खेलते हो, तो वह शारीरिक कुशलता में मदद करती है। तो पहला तो सही है। दूसरा है पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अगर आप पुरुष या स्त्री समाज के आधार पे कोई चीज़ करते हो, तो आपके क्या होंगे कि आपके विकास उस रूप में नहीं हो पाएंगे जिस रूप में आप अभी प्रेरित होना चाहते हो। तो आपके विकास के लिए ज़रूरी है कि आपके अंतर्गत या आपके आसपास में न ही पुरुषोत्तात्मक हो, न ही स्त्रीतात्मक, बल्कि एक म्यूचुअल कॉन्सेप्ट हो, एक समावेशी कॉन्सेप्ट हो, जिसमें सभी लोगों की समान भावना हो। और संविधान भी हमारा यही कहता है कि आप समान चीज़ें करो, आप समान भाव प्रेरित करो। ये नहीं कि अगर वो महिला है तो महिला के नाम पे उसे हमें कुछ प्रोत्साहन देना है पुरुष के नाम पर। अगर ये क्रियाएं चलती रहेंगी तो इससे क्या होगा कि प्रोत्साहन तो मिलेगा, वर्तमान स्थितियों में इसका लाभ अवश्य होगा, लेकिन आने वाले जो दिने हैं या आने वाले वर्षों में इसके दुष्प्रभाव भी देखे गए। इसके कई एग्जाम्पल आप जब इतिहास पढ़ोगे या इसमें से कोई इतिहास का विद्यार्थी होगा तो उसे पता होगा कि अगर हम किसी एक तरफ अपना झुकाव रखते हैं तो इससे क्या होता है कि समाज जो है वो डाइवर्स नहीं होने के बजाय वो रिवर्स हो जाता है। यानी जहाँ पे हमें डाइवर्सिटी चाहिए थी, जहाँ पे हमें म्यूचुअल कॉन्सेप्ट की अवस्था थी, जहाँ हमें सोशल न्यूट्रलिटी की ज़रूरत थी, सामाजिक मध्य अवस्था, सामाजिक न्यूट्रलिटी यानी न्यूट्रल होना, तो वहाँ पे हम एक तरफ बायस हो रहे हैं। तो ये हमें वर्तमान में फ़ायदा देंगे, ये बिल्कुल सही है। अभी अगर समाज को ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण पे बात करना, तो ये अभी समय की आवश्यकता है कि उन्हें उत्थान के लिए ज़रूरी है। अगर वो कहीं रिजर्वेशन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो समाज की अभी आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी हम देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पे जो महिलाएं हैं या जो बच्चियां हैं, लड़कियां जो हैं, उनके एजुकेशन आज भी बहुत प्रभावित है। हम भले ही आर्टिकल्स कितने भी लिख दे न्यूज़पेपर्स में या टीवी पे कोई भी प्रोग्राम चला दे, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी भी ग्रामीण या निम्न स्तर पे महिलाओं के लिए बहुत सी चीज़ें बाधित हैं। आप उन्हें एजुकेशंस के लिए बड़े अच्छे स्कूल्स में नहीं भेज पाते, और ख़ास करके जो अशिक्षित लोग हैं वो अपनी बच्चियों को 8 के बाद या 10th के बाद पढ़ने भी नहीं देते हैं। तो अभी उनके इस सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए अभी आवश्यक है कि उन गतिविधियों को बढ़ावा दे जिसके लिए वो आगे आने के लिए तत्परता दिखाए। अभी जो सरकार में योजनाएं चल रही हैं, मिड डे मील जो है, तो इसलिए चलाए जाते हैं कि बच्चों को आकर्षण बढ़े और वो उसके प्रति प्रेरित हो और वो भी एजुकेशन के लिए आगे आए। लेकिन ये भी एक दूसरा पहलू है कि आपको वक्त के साथ, समय के साथ इन चीज़ों को कम करना है, ये नहीं कि इन्हें बढ़ावा देना। अगर लिटरेसी रेट में वृद्धि होती है, उनके सशक्तिकरण में वृद्धि होती है, या अन्य क्षेत्रों में जैसे आप ओबीसी या एससी एसटी जो भी आरक्षण है या जो भी एक्स्ट्रा किसी को दिया जा रहा है, जनरल में ईडब्ल्यूएस, तो इन सब चीज़ों को आप भले ही अभी समय के हिसाब से दीजिए, लेकिन एक समय के बाद उससे कम करने का सरकार का प्रयास होना चाहिए। तो बी जो है ये कथन गलत है। कौन है? हाँ, तो 18 का उत्तर हो जाएगा बी। 19 है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। यानी जो ह्यूमन जो माइंड है उसमें बर्फ के चट्टान समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है। यानी जो माइंड है वो कहीं ना कहीं आपको विभिन्न तरीके की गतिविधियां करने के लिए उकसाती है। तो उसके चेतन के 3 स्तर है। प्रश्न ये पूछ रहा है, पहला है गुण सिद्धांत, दूसरा दे रहा है प्रकार सिद्धांत, तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, चौथा है व्यवहारवाद सिद्धांत। गुण सिद्धांत का मतलब है कि किसी बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में गुणों का जो
गुणों का जो समावेशी होता है, समाहन जो होता है, तो उसकी क्या सिद्धांत है वो कह रहा है। दूसरा है प्रकार यानी टाइप्स क्या है। तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देखो जो सबसे बेस्ट जो है मानव सिद्धांत का वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसके अंदर में मन पे काबू करने की क्षमता है, जो विश्लेषणात्मक क्षमता रखता है, जो विश्लेषण के आधार पे या तार्किकता के आधार पे क्रियाएं करता है, वो सबसे बेस्ट माइंड्स या सबसे बेस्ट ह्यूमन बीइंग माना जाता है। देखो समाज में भी तटस्थ व्यक्ति जो है उसके सम्मान ज़्यादा होते हैं, ना कि किसी तरफ झुकाव। जो तार्किकता की बात करता है, बौद्धिकता की बात करता है, मनोवैज्ञानिकता की बात करता है, संज्ञानात्मकता की बात करता है, तो ये सब जो माइंड्स है ये कहीं ना कहीं मानव मस्तिष्क का एक सबसे सर्वोत्तम व्यवहार को दर्शाता है। तो 19 का उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 20। निम्न में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है सत्य नहीं, यानी विकास जो है वो कौन सा सत्य नहीं है। विकास अंतः क्रिया का फल है, यानी जो हम इनर जो फीलिंग्स है, इनर जो हम सोचते हैं, मन अंदर से जो सोचते हैं उसका जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसका फल है। तो ये तो बिल्कुल सही है। जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होगे, जब तक अंदर से क्रियाएं करने के लिए आप नहीं आओगे, तब तक आप नहीं कर सकते हो, तो ये सही है। दूसरा है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा है व्यक्ति एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और चौथा है विकास विशिष्ट से समान की ओर जाता है। चौथा गलत है, क्योंकि विकास जो है समान से विशिष्ट से जाता है, न कि विशिष्ट से समान। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 21। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था डैश है। तो आपको पता है ये जो अवस्था है 7 से 12 वर्ष की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 22 है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, यानी कौन दो चीजें हैं जिसके योगदान मानव विकास में सबसे ज्यादा है। पहला ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक। दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। तीसरा है वंश क्रम एवं वातावरण का। चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि अभिभावक एवं जो अध्यापक है ये एक कारण है, ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक एक है, वंश क्रम एवं वातावरण कारक एक है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट, जो सबसे दोनों का योगदान है वंश क्रम। देखो वंशानुगत भी चीज़ें होती है, जेनेटिक जो चीज़ें होती है वो रखता है। और दूसरा वातावरण, अध्यापक और अभिभावक का जो है वो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है, हाँ अगर यहाँ पे वंशाक वातावरण नहीं रहता तो वंशक्रम एक हो सकता था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बच्चे पे किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है तो उसके इन्वायरमेंट का, उसके आस पड़ोस के लोगों का, उसके पीयर ग्रुप्स का, वो किन परिस्थितियों में रहा है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला है निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, यानी इंटेलिजेंस डेवलपमेंट का कौन इसमें तत्व नहीं है। पहला है सामाजिक संचरण। दूसरा है अनुभव। तीसरा है संतुलिनीकरण। तो आपको पता है कि पियाजे का सिद्धांत जो है वो अनुभव के आधार का सिद्धांत है और संतुलिनीकरण। पियाजे कहता है कि बच्चे हैं अनुभव के साथ सीखते हैं और अनुभव के साथ उनमें संतुलन करने की जो प्रक्रिया है वो विकसित होती है। अब पियाजे के सिद्धांत में भी मैं एक डिटेल वीडियोस लाऊंगा, वो उसके बाद कोल्सबर्ग, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियोस के माध्यम से पूरे सीटेट के सिलेबस का जो भी सिद्धांत मेंशन है उसको मैं कवर अप कराऊं। अदरवाइज मैं अभी बता देता हूँ कि पियाजे का सिद्धांत जो है वो बेसिकली कहता है कि बच्चे अपने अनुभव के आधार पे वो क्या अनुभव करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उसके आधार पे वो विश्लेषणात्मक करते हैं, चाहे वो क्रियाएं करते हैं, और वही अनुभवों के आधार पर वो संतुलिनीकरण यानी समाज में या अपने आसपास के लोगों के साथ संतुलन स्थापित करते हैं। तो ये दो तो सत्य है, लेकिन ये पूछ रहा है कौन सत्य नहीं है। तो पहला जो है सामाजिक संचरण, तो ये सत्य नहीं है, पियाजे ऐसा कोई भी बौद्धिक विकास के लिए नहीं मानता है। 23 का उत्तर हो जाएगा ए। 24 है
फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या किया है, परंतु पियाजे ने, यानी फ्रायडे और पियाजे ने अलग अलग मनोवैज्ञानिक के व्यक्तित्व की अवस्थाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन पियाजे ने क्या किया है उसका इसमें प्रश्न पूछा है। कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा है कि अनुभव से होती है। दूसरा है शायद संज्ञानात्मक से होती है। दूसरा है कि कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं को सीमित प्रभाव होते हैं। सीमित की उसने बात नहीं की है, वो उसने कहा कि जैसे जैसे उनके अनुभव होंगे वैसे वैसे संतुलन आएगा, वैसे वैसे चीज़ें सीखेगा, तो ये भी गलत है। तीसरा, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। हाँ, उसने कहा है कि कॉग्निटिव जो अंडरस्टैंडिंग है वो विभिन्न अवस्थाएं, विभिन्न जो चरण हैं जो उसके विकास में, तो उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में वो बदलाव करता है और यही उसका सिद्धांत। इसका उत्तर होगा सी। अगला है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना विकसित शुरू कर देता है। तो आपको पता है कि मूर्त जब हो जाता है, जब उसमें बौद्धिक क्षमताएं धीरे धीरे विकसित हो जाती है, इंटेलेक्चुअल तार्किकता आने लगती है, तो वो जो समय है वो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त डी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बच्चे बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप का सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। चौथा है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बचपन का जो सांप्रतिक दृष्टिकोण है वो है उसके बुद्धि एवं परिवर्तन, वृद्धि एवं परिवर्तन जो बचपना में हो जाता है वो धीरे धीरे जो होता है उसके वृद्धि होता है और धीरे धीरे वो परिवर्तन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। आज का आखिरी प्रश्न है, मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ डैश है। तो आपको पता है कि मानवीय मूल्य जो है वो सबसे ज़्यादा अंगीकरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ये जो भी प्रश्न है ये अलग अलग जो टेट का एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा गया ये प्रश्न है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपने इसके माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आए होंगे। देखो, कभी कभी होता है क्या है कि एक्सप्लेनेशन में कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, तो अगर आपको पिछले वीडियोज़ में भी कुछ लगे हो, क्योंकि मैं वन टेक में ही वीडियोज़ रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो इस क्रम में कभी कभी कुछ चीज़ें होती है कि गलत भी हो जाती है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ ये एक्सप्लेनेशन गलत हो गई है, तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आगे भी अभी कुछ दिनों में 18वीं प्रैक्टिस सीरीज का भी वीडियोज़ आएगा कल, और तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, निरंतर अभ्यास कीजिए और आगामी परीक्षा को पास करने का प्रयत्न कीजिए और एक प्रण लीजिए कि मैं कर सकता हूँ, तभी हो पाएंगे। जब तक आपकी अंतरात्मा से नहीं आवाज़ आएगी कि मैं कोई चीज़ें कर सकता हूँ, तब तक आप इस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, तो अगले वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।